ईरान हुती विद्रोही को सपोर्ट करता है, मगर अमेरिका और सऊदी अरब इसके टोटल खिलाफ हैं। उस सच को जानेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बताता। ये लड़ाई सिर्फ दो विचारधाराओं की नहीं है, ये लड़ाई है तेल की। और किसी कारण से फर्टिलाइजर महंगा होता है तो किसान को खेती करना महंगा हो जाएगा, और महंगे के साथ साथ मुश्किल भी हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, आज हम डिटेल में समझेंगे कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं। जब भी हम अपनी मोबाइल स्क्रीन ऑन करते हैं या फिर टीवी ऑन करते हैं तो हमें सबसे पहले ईरान और अमेरिका की न्यूज़ दिखाई जाती है। इनके बीच बढ़ रहे मतभेद की न्यूज़ दिखाई जाती है। इसमें सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की धड़कनें इसमें तेज हो जाती है। दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ दो विचारधाराओं की नहीं है, ये लड़ाई है तेल की, जमीन की और सबसे बढ़कर पावर की। मगर इस सुपर पावर की लड़ाई में आखिरकार पिसता कौन है, हम और आप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हेडलाइन से आगे बढ़कर उस सच को जानेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं बताता। आज हम डिटेल करेंगे कि 28 फरवरी 2026 से आज तक इन दोनों देशों की दुश्मनी ने दुनिया को किन किन मुसीबतों में डाला है। आज हम बात करेंगे उन देशों के बारे में जो इस युद्ध से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्या पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की प्राइजेस डबल होंगी? भारत पर किन किन चीज़ों की कमी होने की आशंका जताई जा रही है। आज हम इस वीडियो में इन सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगर आप अपने देश और अपने परिवार के भविष्य को लेकर चिंतित है तो एंड तक इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, जानकारी आपको पूरी मिलेगी। लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि ये दुश्मनी शुरू कैसे हुई। हमेशा से तो ऐसा नहीं था। तो चलते हैं 1979 में, जब ईरान और अमेरिका एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे और ईरान को अमेरिका का पुलिसमैन इन द पर्शियन गल्फ कहा जाता था। 1979 से पहले ईरान के शाह अमेरिका के बहुत ज़्यादा करीबी हुआ करते थे, जिनका नाम था मोहम्मद रज़ा पहलवी। मोहम्मद रज़ा पहलवी अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को काफ़ी तेज़ी से वेस्टर्नाइज करने की कोशिश की थी, और इसी के साथ अमेरिका ने ईरान को मॉडर्न फाइटर जेट्स जैसे F-14 टॉमकैट और न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम शुरू करने में काफ़ी मदद की थी। और इसी के साथ ईरान के शाह ने अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए अपने एक सीक्रेट पुलिस शावक का इस्तेमाल किया था, जो कि अपने ही लोगों पर जुल्म ढाता था। ईरान की जनता इन दो कारणों से सबसे ज़्यादा नाराज़ थी। पहला, ईरान के शाह का सख्त डिक्टेटरशिप और करप्शन। दूसरा है ईरान के मामलों में अमेरिका का ज़रूरत से ज़्यादा दखल। इन्हीं गुस्सों की वजह से ईरान में 1979 को इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ और वहाँ के शासक को देश छोड़कर जाना पड़ा। इसी के साथ ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया और वहाँ के नए शासक बने खामेनाई, जिनका पूरा नाम था अयतुल्लाह रूहुल्लाह खामेनाई। अमेरिका के लिए ये सबसे बड़ा झटका साबित हुआ, और इसी के बाद इन दोनों देशों के बीच दोस्ती से दुश्मनी की जंग छिड़ गई। 1979 में यूएस हॉस्टेज क्राइसिस भी हुआ, जहां पर ईरानियन स्टूडेंट ने अमेरिकन एम्बेसी पर कब्जा कर लिया और अमेरिकन डिप्लोमेट्स को बंधक बना लिया पूरे 444 डेज तक। बस इन्हीं सब कारणों की वजह से इस नई दुश्मनी को आग मिलती गई। इसी के बाद अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शंस लगाना स्टार्ट किया, और तब से लेकर आज तक ईरान के इकोनॉमी को पूरी तरह से तोड़ने के लिए अमेरिका ने हर वो मुमकिन प्रयास किया जो वो कर सकता था। अब आते हैं हम अपने मेन सवाल पर कि इन दोनों देशों की लड़ाई से बाकी अन्य देशों को क्या लेना देना। ईरान एक पर्शियन गल्फ के मुहाने पर बैठा हुआ है। यह एक छोटा सा समुद्री रास्ता है जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के नाम से जानते हैं, जिसकी टोटल लंबाई 167 किलोमीटर तक बताई जाती है,
और चौड़ाई 95 टू 97 किलोमीटर तक। दुनिया का तकरीबन 20% ऑयल इसी रूट से गुजरता है और जब भी अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी प्रकार से टेंशन बढ़ती है तो ईरान इस रूट को ब्लॉक कर देने की धमकी देता है और अगर ऐसा सच में हुआ तो पूरी दुनिया में एनर्जी सप्लाई चेन ठप हो जाएगी। इसी डर से शिपिंग इंश्योरेंस प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और चीज़ें ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है। स्टॉक मार्केट में काफ़ी तेज़ी के साथ रुझान देखने को मिलता है। अप्स एंड डाउन जैसी सिचुएशन बनने लगती है। मिडल ईस्ट में जब भी कोई ऐसा वॉर होता है या वॉर वाली सिचुएशन होती है तो इससे इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। इससे गोल्ड की प्राइसेस बढ़ने लगती है, स्टॉक्स गिरने लगते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी एक मंदी की ओर आगे बढ़ने लगती है। अमेरिका ईरान वॉर के कारण अब हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसका नाम है हंगर क्राइसिस। आप पूछेंगे कि यूएस और ईरान में वॉर होने के कारण किसी और अन्य देश के लोग भूखमरी के शिकार कैसे हो रहे हैं, तो आइए इस टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, प्रॉक्सी वॉर जैसे शब्द का उपयोग आपने अमेरिका और ईरान के युद्ध के चलते काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स में सुना होगा, मगर आइए डिटेल में मैं बताता हूँ कि ये प्रॉक्सी वॉर होते क्या हैं और इनका भूखमरी से क्या संबंध है। प्रॉक्सी वॉर वह स्थिति होती है जब दो शक्तिशाली देश आपस में सीधे नहीं लड़ते बल्कि किसी तीसरे देश या किसी विद्रोही गुटों को मुहारा बनाकर अपनी लड़ाई बरकरार रखते हैं। अगर प्रॉक्सी वॉर को हम अमेरिका ईरान की वॉर में कोरिलेट करें तो यह इस प्रकार होगा कि अमेरिका और ईरान कभी आपस में सीधे लड़ाई नहीं लड़ते बल्कि दूसरे देशों में इनके प्रॉक्सी लड़ाई लड़ते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है येमेन। येमेन में अभी भयानक सिविल वॉर चल रहा है। ईरान हुती विद्रोही को सपोर्ट करता है मगर अमेरिका और सऊदी अरब इसके टोटल खिलाफ हैं। इस जियोपॉलिटिकल लड़ाई में येमेन पूरी तरह से पिस चुका है, सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट चुकी है। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि येमेन दुनिया के सबसे बड़े ह्यूमन क्राइसिस का सामना कर रहा है। यहाँ पर बच्चे लाखों की तादाद में भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, जिनकी मौतें भी हो जा रही है। सीरिया और इराक में भी हालात बद से बदतर हो चुके हैं। जब एक रीजियन अनस्टेबल होता है तो वहाँ की खेती ठप हो जाती है और ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से रुक जाते हैं। खाने का सामान ज़रूरी जगहों पर पहुँच नहीं पाता। इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज़ जो पूरी तरह से फूड एड पर निर्भर करते हैं, इन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इंटरनेशनल फंडिंग वॉर के कारण पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाती है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी मुद्दे पर जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। भारत लगभग 8,000 किलोमीटर दूर, मगर इसका असर डायरेक्ट पड़ेगा। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि भारत अपने ज़रूरत का 80 से 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और इस इंपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा इसी मिडल ईस्ट से आता है। अब यहाँ पे एक सवाल है जो काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है, वो ये कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच मतभेद किसी कारण से बढ़ जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ किसी कारण से ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा? क्रूड ऑयल्स महंगे होंगे। अगर भारत में 100 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत है तो इसे बढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और ये सिर्फ गाड़ी चलाने तक ही सीमित नहीं है। अगर पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ी तो ट्रांसपोर्टेशंस भी महंगे होंगे और ट्रांसपोर्टेशंस महंगे हुए तो हर एक चीज़ों में महंगाई देखने को मिलेगी। भारत अपने ज़रूरत का एलपीजी और नेचुरल गैस का एक बड़ा हिस्सा भी इंपोर्ट करता है और अगर किसी भी कारण से ये सप्लाई कम होती है तो रिजर्व में रखे गैस का प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और फिर ना चाहते हुए भी किचन का बजट हाई हो जाएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं। हमारे भारत में यूरिया और फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा नेचुरल गैस पर डिपेंड करता है और किसी कारण से फर्टिलाइज़र महंगा होता है
तो किसान को खेती करना महंगा हो जाएगा और महंगे के साथ साथ मुश्किल भी हो जाएगा। अगर किसान फसल नहीं उगा पाता है तो आम जनता तक वेजिटेबल्स और फूड ग्रेन्स जैसी चीज़ें नहीं पहुंचेंगी और खाने पीने की चीज़ों में महंगाई देखने को मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि इन सब का सॉल्यूशन क्या है। देखिए, कंप्लीट शॉर्टेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि इंडिया के पास इमरजेंसी ऑयल रिजर्व ऑलरेडी रखा हुआ है जो कुछ दिनों की पूर्ति आराम से कर सकता है। अब हम आते हैं अपने आखिरी सवाल पर दोस्तों, क्या ये वॉर ऐसे ही चलती रहेगी? देखो, ये दोनों देश जानती है कि फुल स्केल वॉर इन दोनों देशों के लिए तबाही ला सकती है। और उधर ईरान अमेरिका के लगाए हुए सैंक्शंस के नीचे काफ़ी ज़्यादा दबा हुआ है, जो कि 2026 में हुए संघर्षों के कारण और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। ईरान का कहना है कि वह शांति के लिए तभी तैयार होगा जब अमेरिका और इजरायल उस पर हमले बंद करेगा और अमेरिका अपने सैंक्शंस पूरी तरह से हटाएगा और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के पूरे कंट्रोल को मान्यता दिया जाएगा। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये बनता है कि ईरान और अमेरिका का वॉर कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। ये एक ग्लोबल इशू है जिसका असर येमेन के एक एक बच्चे से लेकर भारत के हर एक घर के चूल्हे पर इसका असर पड़ता है। भारत को अपने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए डाइवर्सिफाइड सॉल्यूशन ढूंढने होंगे, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो या फिर न्यूक्लियर हो या फिर दूसरे देशों से ऑयल सोर्सिंग हो। आपको क्या लगता है, हमारे लीडर्स इंडिया को एनर्जी क्राइसिस से बचा पाएंगे? अपनी राय कमेंट पर ज़रूर बताइए। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से किसी भी प्रकार की नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ और अपने परिवार वालों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और हाँ, इस वीडियो पर अपना ओपिनियन ज़रूर दें, क्योंकि इस टॉपिक पर आपका ओपिनियन काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।